हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है नोयर कंपनी की और आज दो इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट से चर्चा करनी है। आज एक तो वी मार्ट और वी मार्ट के सीएफओ आनंद अग्रवाल साहब होंगे हमारे साथ। साथ साथ आज के शो में अपने को चर्चा करनी है एसबीआई लाइफ के मैनेजमेंट से भी। अमित झिंगरान एमडी और सीईओ साहब एसबीआई लाइफ के भी आगे होंगे। नीचे सिप्ला के रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पे चलते हुए, नंबर्स देखने में तो अच्छे थे सिप्ला के। चाहे रेवेन्यू का आंकड़ा हो, चाहे इबीटा परफॉर्मेंस हो, चाहे इबीटा मार्जिन्स हो, मैं अभी देख ही रहा था ब्रेक में क्योंकि चल रहा था, सब पैमानों पे एक बढ़िया बीट आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स आए थे, कुछ दिन के परसों आए थे, वो डिसअपॉइंटिंग थे। फिर भी स्टॉक चला नहीं चला अलग कहानी है। सिप्ला के नंबर्स थम्स अप है, अक्रॉस द बोर्ड स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से बेहतर, रेवेन्यूज इनलाइन से स्लाइटली बेटर और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस काफी अच्छी, इसीलिए सिप्ला स्पाइक होता हुआ। सिप्ला पे पहले बात ही कर लेता हूँ। मानसजायसवाल.com के मानस जायसवाल से पहले सिप्ला, उसके बाद हेडलाइन पे जाता हूँ। मानस, सिप्ला अच्छा कर रहा है, नतीजे अच्छे हैं। नतीजों में डायरेक्टर साहब वो स्क्रीन पे सब नतीजे दिखाइएगा। सिप्ला की चार्ट्स कैसी प्लेस नजर आ रही हैं सर? तो देखिए आशीष जी, यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और काफी समय से 1560 और 1460 इस रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है काफी समय से। अब देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि आज के पैटर्न तो पॉजिटिव है। अगर इस बार स्टॉक 1560 के ऊपर निकलेगा तो उसके ऊपर 100 से 125 रुपए की तेजी देखने को मिलेगी। अभी तक का ट्रेंड पॉजिटिव लगता है। मेरा समझना है कि इस वीक मार्केट में अगर कहीं ट्रेड लेना हो तो सिप्ला पे एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड 1500 के स्टॉप लॉस से लेना चाहिए, जहां अपने टारगेट कम से कम 1560 75 तक के रख सकते हैं। ओके, चलिए क्विकली पहले हेडलाइंस फिर मानस से जरा मार्केट्स भी मैप करा के बताता हूं। लाइए इस वक्त की, इस दोपहर की टॉप हेडलाइंस। बाजार में लगातार दूसरे दिन भी दबाव, निफ्टी 180 से ज्यादा पॉइंट फिसल कर 24,900 के नीचे। एचडीएफसी बैंक, बजाज फिनसर्व, रिलायंस और इन्फोसिस ने बनाया दबाव। हालांकि बैंक निफ्टी में निचले स्तरों से रिकवरी, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप्स में कमजोरी। ऑटो, कैपिटल गुड्स और डिफेंस शेयरों में आज दिख रहा है दबाव, वहीं फार्मा और हेल्थ केयर शेयरों में खरीदारी का मूव। और नतीजों के बाद भी नहीं संभला बजाज फाइनेंस। पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा 30% बढ़ा, लेकिन एमएसएमईज 2 और 3 व्हीलर सेगमेंट में स्ट्रेस को लेकर चिंता जारी। उधर हर पैमाने पर अच्छे रहे सिप्ला के रिजल्ट्स, आय, मुनाफा और मार्जिन तीनों रहे अनुमान से ज्यादा। मानस, लेकिन ये वीकेंड से पहले मार्केट्स का मूड अच्छा नहीं दिख रहा है। कल भी दिक्कत में आ गए थे एक्सपायरी के दिन 150 पॉइंट, और आज भी अब तो अच्छे खासे काफ़ी देर से उसी जोन पे 24,810 बचा लिया, बात अलग है। लेकिन वीकनेस काफ़ी ज़्यादा अक्रॉस सेक्टर्स, अक्रॉस हैवीवेट्स पेन नज़र आएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग हाईलाइट, जो मूड का असल बैरोमीटर है, वो है ब्रेथ। 1:5 का रेशियो है, 1:4 पकड़ लीजिए चलिए कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि कह सकता हूं फिर 80% मार्केट्स इन रेट ट्रेड कर रहा है और लकीर अभी भी दूर होती चली जा रही एक दूसरे से। तो स्क्रीन में पेन है। मानस, क्या लग रहा है निफ्टी को देखकर? कई सारे अहम शेयर तोड़ते चले जा रहे हैं हम लोग, और अभी भी एफआईज अपने वो एग्रेसिव शॉट्स को ऐसा लग रहा है कैपिटलाइज ही कर रहे हैं। डगमगाया तो है नहीं मामला उनका। करना क्या चाहिए निफ्टी पे? तो देखिए कल तो फिर भी होप थी कि एक बार शायद 50 डे मूविंग एवरेज पे निफ्टी सपोर्ट ले सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज स्टॉक निफ्टी ने एक बहुत ही अहम सपोर्ट जो कि 24,900 था वो ब्रेक किया, 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला। लोअर टॉप लोअर बॉटम का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहा, और ये चौथा हफ्ता है जब हम लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहे हैं। आई थिंक तीसरा हफ्ता है जब लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहे हैं। तो मेरा समझना है कि अब यहाँ से गिरावट बढ़ने के चांसेस ज्यादा लगते हैं। शायद 100 डे मूविंग एवरेज जो कि 24,575 है, वो लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। और जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के वो नीचे ट्रेड करता रहे, तब तक ये सेल ऑन रैलीज का ही मार्केट बना रहेगा। खरीदारी करेंगे केवल रिवर्सल पे। अगर कोई लोअर लेवल पे 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास कोई पैटर्न बना रिवर्सल का, तब खरीदारी करेंगे, और नहीं तो 25,300 की ऊपरी खरीदारी करने की राय रहेगी। चलिए निकालिए कैसे ना कैसे वीकेंड, देखते हैं किस तरह के डेवलपमेंट्स और आते हैं वीकेंड पे। लेकिन ये हाल, थोड़ा सा मूड वो बजाज फाइनेंस के नंबर्स ने बिगाड़ा। थोड़ा सा अब ना आउटलुक को लेकर भी थोड़े से कंसर्न्स बजाज फाइनेंस ने जिस तरह से हाईलाइट कर दिए रिटेल साइड के। खैर,
ठीक है, ये बाजार का मूड है। एक काम करें, अब जरा अभी मानस के पास लखनऊ में थे, अब दिल्ली चलते हैं असीम के पास। दरअसल दो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जिस पे असीम से रिक्वेस्ट करी थी, जुड़िए। एक तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को लेकर सरकार शायद फ्लेक्सिबल होने की तैयारी, ये कहते हैं ना लचीला रवैया अपनाने की तैयारी में। जो सोर्सेज बता रहे हैं कि चीन की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर दबदबा तो उनका तगड़ा है ही है। मेरे ख्याल से 50% ज़्यादा, 2/3 के आसपास तो दुनिया भर की मैन्युफैक्चरिंग चीन में ही होती है, तो उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। खैर, डिटेल्स क्या हैं, क्या ये फ्लेक्सिबिलिटी की बात करी जा रही है? असीम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून आशीष। देखिए, पिछले कुछ महीनों से जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो मैन, मशीन और मटेरियल, इन तीनों की कमी से जूझ रही है और इसमें चाइना का काफ़ी बड़ा दबदबा भी है। यूँ कहे कि चाइना जो ग्लोबली है वो 60% इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो उसको लेकर के इंडस्ट्री काफ़ी जूझ रही थी। हमारे चाइना के साथ जो रिलेशनशिप थे वो भी पहले काफ़ी ख़राब चल रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे उनमें भी सुधार आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। कुछ दिनों पहले ही आपने देखा कि इंडिया ने चाइनीज़ के टूरिस्ट के लिए वीज़ा जो है उसको भी ओपन कर दिया और अब जितनी कंपनियां हैं उनको भी ओपन करने की तैयारी कर रही है। जो भी कंपनियां भारत की कंपनियों के साथ जेवी बना करके आना चाहती हैं उनको मंजूरी मिल सकती है। खासतौर पे कि आज आपने देखा ही होगा कि डिक्सन को भी मंजूरी दे दी गई है। बाकी जितनी भी कंपनियां इसमें एप्लीकेशन जिनकी पाइपलाइन में है उनको भी जल्दी ही मंजूरी मिल सकती है। जब हमने सरकार से बात की तो सरकार का कहना था कि हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को हमें अपने कंट्री में बढ़ावा देना, तो इसके लिए हमारा जो रुख है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तो इसीलिए हम इसको कर रहे हैं। और अगर बात रही रेयर अर्थ की, जिसकी इंडस्ट्री काफ़ी लंबे समय से शॉर्टेज कर रही है, फेस प्रॉब्लम उसकी फेस कर रही है, तो उसके लिए हमने एमईए से बात की है। एमईए भी आगे बात कर रहा है और हमें उम्मीद है कि जल्दी इसका हल निकल जाएगा। तो सरकार ने साफ कर दिया कि जहां तक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की बात है तो उसमें चीन के इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दी जा सकती है। ठीक बात भी है, अपने फायदे की सोचना चाहिए स्मार्टली, और शायद हम करेंगे। दूसरी खबर, सरकार ने कंटेंट के नाम पे वल्गैरिटी, अश्लीलता परोसने वाले 25 एप्स पर हंटर चला दिया है, बंद करने के निर्देश दे दिए हैं। असीम, क्या डिटेल्स हैं, कौन कौन सी एप्स हैं? देखिए, करीब ऐसे 25 ऐप हैं जिनके ऊपर सरकार ने रोक लगा दी है। तुरंत प्रभाव से इनको बंद करने के निर्देश दिए हैं। कुछ बंद हो गए हैं, कुछ आने वाले टाइम के अंदर 1 से 2 दिन के अंदर बंद हो जाएंगे। खासतौर पर कि सरकार का ये कहना था कि ये कंटेंट के नाम पर अश्लीलता फैला रहे थे और न्यूडिटी ज्यादा इस यहाँ पे फैलाई इनके ऐप्स के जरिए जा रही थी। तो सरकार ने इसके लिए एक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी में होम मिनिस्ट्री, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, मेटी मिनिस्ट्री और MIB मिनिस्ट्री के अधिकारी शामिल थे। जो इंडस्ट्री एसोसिएशन थी, फिक्की और CII, उनको भी इसके अंदर शामिल किया गया और उसके बाद सरकार ने इन 25 ऐप्स के ऊपर रोक लगाने का फैसला किया है। तो इसमें करीबन 26 के आसपास वेबसाइट्स हैं जो कि ब्लॉक की जाएंगी और उसके बाद करीबन 14 ऐप्स हैं जिसमें कि 9 ऐप्स गूगल प्ले स्टोर पर है और 5 ऐप्स आईफोन एप्पल के प्ले स्टोर के ऊपर है। तो इन सब के ऊपर अब रोक लगाने का फैसला सरकार ने किया। निर्देश ऑलरेडी सर्विस प्रोवाइडर्स को दे दिए और कल तक ये शायद बंद भी हो जाएंगे। तो ये दो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जिस पे असीम से रिक्वेस्ट करी थी। एक, चाइना के साथ थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी अप्रोच रहेगा, फ्लेक्सिबल अप्रोच रहेगा जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात रहेगी। और दूसरा, ये जो वल्गैरिटी फैलाने वाले ऐप्स हैं इन सबको, ये मतलब आज लास्ट दिन इनका, कल से असीम ये सब जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं सब बंद। जी, सही कहा आपने। 2 दिन पहले इनके आदेश दे दिए गए थे और बंद करने की प्रोसेस ऑलरेडी शुरू की जा चुकी है। धीरे धीरे जिस तरह से ये ऐप्स बंद करने की प्रोसेस होती है उनको फॉलो किया जा रहा है और बहुत जल्दी आपको ये प्ले स्टोर या फिर वेबसाइट्स ये आपको दिखाई नहीं देगी। ओके असीम, थैंक यू सो मच। चलिए क्विकली, वी मार्ट रिटेल के CFO साहब आनंद अग्रवाल जी जुड़ते हुए। आनंद सर, हाय, गुड आफ्टरनून। रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएंगे वी मार्ट रिटेल के। आनंद सर, रेवेन्यूज में 13% का उछाल साल दर साल आपने Q1 में डिलीवर करा है। अब इसका पहले तो ब्रेकअप, वो कहते हैं ना वॉल्यूम से रियलाइजेशन के बीच की कहानी, इस बीच क्योंकि हम एक साल के नंबर्स कंपेयर कर रहे हैं, आई एम श्योर इस बीच नए स्टोर्स भी खड़े होंगे, तो जो पुराने स्टोर्स से और नए स्टोर्स का कंट्रीब्यूशन, ये मिक्स कहता क्या है, ब्रेकअप कहता किस तरह की तस्वीर प्रेजेंट कर रहा है क्या ये ब्रेकअप?
ये आशीष, इसमें 1% की सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है। और बाकी जो बैलेंस है वो आपके नए स्टोर की वजह से ग्रोथ आ रही है, जो पिछले साल में खुले और जो इस साल में खुले। क्योंकि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में हम मिनिमम 1 साल से पुराने वाले जो स्टोर होते हैं उसको कैलकुलेशन में लेते हैं। तो जो पिछले 11 महीने में स्टोर खुले वो इसमें नहीं इंक्लूड होते हैं। सो 1% की सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है। लेकिन इस बार ईद हमारी मार्च में चली गई थी। पिछली बार बनिस्बत ईद Q1 में थी। तो उसका एक पीरियड टू पीरियड का डिफरेंस आता है। अगर उसको हम नॉर्मलाइज कर दें तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ हमारी 5% रही। ईद की बात अभी किसी दिन अभी और भी चर्चा हो रही थी किसी मैनेजमेंट से, उन्होंने भी ये बात मेंशन करी थी कि ईद क्योंकि डेट्स बदल गई थी उसका भी इम्पैक्ट था। तो सिर्फ ये जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ दिखने में सिर्फ 1% आ रही है, वो लार्जली ईद का फैक्टर है। एक्स ऑफ ईद आप लोग को लग रहा था बिजनेस बहुत बढ़िया था या दिक्कत है? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि दिक्कत है। मार्केट स्ट्रांग है। इस समय इतनी ग्रोथ लाना नॉर्मल है। हाँ, इससे और बेटर कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन खराब ग्रोथ नहीं है। अच्छा, हाईलाइट इस बार थी आनंद सर वो, क्योंकि अपन इबीटा देखते हैं, इबीटा मार्जिन्स देखते हैं, इबीटा मार्जिन्स में बढ़िया एक्सपेंशन 170 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का। थोड़ा टटोला तो ग्रॉस तक तो मामला फ्लैट था, इवन स्टीवन था। इबीटा में एक्सपेंशन तगड़ा डिलीवर कर दिया है। ये मार्जिन एक्सपेंशन के पीछे रीजन क्या, और आउटलुक मार्जिन एक्सपेंशन के फ्रंट पे है कैसा? ये मार्जिन में 2-3 चीजें हुई हैं। एक तो हमने अपना मार्केटिंग स्पेंड काफी कम करा है। मार्केटिंग स्पेंड ऑलमोस्ट 1% से हमने कम कर लिया है। तो वो सीधा का सीधा मार्जिन में फ्लो थ्रू कर रहा है। एंड दूसरा जो बड़ा रीजन है, एक हमारी डिवीजन है लाइमरोड.com। तो उसमें जो लॉसेस हमारे इस क्वार्टर के होते थे उसमें 56% लॉसेस हमने कम कर लिए हैं। एंड इसके ऊपर अगर मैं पिछले 1 साल से आपसे लगातार बात कर रहा हूँ, हर क्वार्टर हम ऑलमोस्ट 50% लॉसेस उसमें कम कर रहे हैं। तो उसका जो बेनिफिट मिल रहा है वो सीधे बॉटम लाइन में मिल रहा है। आनंद सर, 15 नए स्टोर्स Q1 में ऐड करे, 2 बंद करे, नेट एडिशंस 13 स्टोर का है। स्टोर एडिशंस को लेके FY26 का प्लान क्या है? और इसी के साथ क्लब कर देता हूं, ये स्टोर एडिशंस ये जो करते हो आप, इसका ब्रेक इवन क्या टाइम लग रहा है इस समय? कितना समय लगता है जो फ्रेश स्टोर्स खड़े करते हो ब्रेक इवन करने में? जी, इस साल मेरे को उम्मीद है कि 60 से 70 स्टोर हम नए खोलेंगे। थोड़ा सा हमने एक्सपेंशन का फेज अपना पेस बढ़ाया है। बेस के ऊपर रफली 15% का नेट एडिशन हम साल की साल करना चाहते हैं। तो 500 स्टोर का बेस है, तो उस हिसाब से करीब 70 एक स्टोर हम इस साल ऐड करना चाहिए हमें। जहां तक स्टोर प्रॉफिटेबिलिटी की बात है, हमारा पूरा का पूरा ध्यान, पूरा दारोमदार इसी चीज पे होता है कि हम लोकेशन ऐसी चूज करें जो कि पहले दिन से ही प्रॉफिटेबल हो जाए। इनफैक्ट पिछले 22 साल की हिस्ट्री में 90% स्टोर जो हमने खोले हैं, 90% उस सब स्टोर्स में से पहले महीने में ही स्टोर लेवल पे हमारे प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। तो यही हमारा एक बहुत बड़ी फोकस रहता है कि हम लोकेशन अच्छी चूज करें, सामान वहां पे अच्छा रखें, प्राइस अच्छा रखें, एंड सही कस्टमर्स को वहां पे अट्रैक्ट कर पाएं। तो प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर ही हमारा पूरा का पूरा ध्यान रहता है। तो हम हमेशा यही चाहते हैं कि कोई भी स्टोर हो वो पहले महीने में ही हमें रिटर्न देना शुरू कर दे। आनंद सर, स्टोर एक्सपेंशन तो आप कर रहे हो, लंबी अवधि का आउटलुक अच्छा होगा इसलिए एग्रेसिव हो रहे होगे आप लोग, पर दरअसल डिमांड एनवायरनमेंट फिलहाल है कैसा? कुछ फाइनेंसिंग कंपनीज ने कंज्यूमर क्रेडिट हेल्थ को लेकर थोड़े से सवाल उठा दिए। तो मेरे जहन में आया कि आपसे पूछूं, क्या कोई रेड फ्लैग्स, कोई धीमापन, कोई डाउन ट्रेडिंग, कोई फुटफॉल वर्सेस कन्वर्जन रेशियो में फॉल आ रहा हो, या फिर एवरेज ट्रांजैक्शन साइज गिर रहे हो? ऐसा कुछ आपने रेड फ्लैग देखा, ऐसा कुछ ऑब्जर्व करा? कोई कंसर्न है क्या डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर इस समय? अभी तो ऐसा कोई बड़ा कंसर्न नहीं नजर आ रहा है, कोई रेड फ्लैग तो नहीं है। मार्केट ग्रो कर रहा है, फुटफॉल भी ग्रो कर रहे हैं। पिछले क्वार्टर में भी 14% फुटफॉल ग्रो करे हैं। कन्वर्जन भी बेटर हुआ है 1% से। एवरेज ट्रांजैक्शन साइज थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन कोई वरिंग नहीं है, क्योंकि इस समय जैसे मैंने बताया ईद प्रीपोन हो गई थी तो उसका एक इम्पैक्ट होता है। बट अदरवाइज अभी भी कंटिन्यूइंग बेसिस पे, क्योंकि मॉनसून्स बहुत अच्छे हैं,
पिछले साल भी मानसून बहुत अच्छे थे, तो लगातार 2 साल के अच्छे मानसून रूरल इकोनॉमी के लिए टिपिकली थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, अच्छे होते हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो आने वाला क्वार्टर है, आने वाले क्योंकि इस अगले 2 क्वार्टर में फेस्टिवल्स भी प्रीपोन्ड हैं। तो दुर्गा पूजा जो पिछले साल क्वार्टर 3 में थी, वो इस साल क्वार्टर 2 में आ गई। दिवाली भी थोड़ी अर्ली है, छठ भी थोड़ी अर्ली है। तो उन सब का थोड़ा-सा अर्ली बेनिफिट मिलना चाहिए। मेरे को अभी कोई ऐसा कोई रेड फ्लैग नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, कॉम्पिटिशन प्रेशर बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे रिटेलर्स बहुत सारी दुकानें खोल रहे हैं। थोड़ा-सा ज़्यादा रेकलेस होके खोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो वो एक प्रेशर है, बट अदरवाइज़ वो नॉर्मल है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अनयूजुअल चीज़ें हो रही हैं। होपफुली ना हो, वो भी अच्छा है। खैर, थैंक यू सर। आनंद सर, जुड़ने के लिए थोड़ा समय कम था, लेकिन क्योंकि इस बीच श्रीराम फाइनेंस के नंबर्स आए, उसे स्क्रीन पे लेकर आइए। वीक तो आज सुबह से था, मेरे ख्याल से लार्जली तो खैर वो बजाज फाइनेंस की कमेंट्री के चलते, उनकी एग्जीक्यूटिव समरी के चलते नंबर्स ठीक है। अभी आपको इंटरनल्स और कमेंट्री अवेटेड, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नंबर्स स्क्रीन पे आ रहा है, नंबर्स में तो कोई कंप्लेंट नहीं है। एक बार प्रेजेंटेशन आएगा तो डिटेल समझ में आएगी। एनआईआई मोटा मोटी स्क्रीन पे है, इन लाइन कह लूँगा, स्लाइड मिस है, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मुनाफे का आंकड़ा उम्मीद से थोड़ा सा शेड बेहतर ही है। एसेट क्वालिटी पे नजर रहनी है और एसेट क्वालिटी रिलेटेड कमेंट्री पे नजर रहनी है। इस समय तो वो लाइमलाइट है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने अपनी पहली तिमाही के नतीजे प्रस्तुत किए। नतीजे काफ़ी इनलाइन रहे। जो स्ट्रीट, जो एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कंपनी से, मार्जिन पे एक अच्छा सरप्राइज, पॉजिटिव सरप्राइज भी आता हुआ दिखा। हमें ऑफ कोर्स इस रिजल्ट्स के लिए बात करने के लिए और रेगुलेटरी बॉडी में, IRDAI में जो चेंजेस हो रहे हैं उन पर बात करने के लिए हमसे आज जुड़ रहे हैं अमित झिंगरन सर, मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO SBI लाइफ इंश्योरेंस। सर, थैंक यू सो मच टुडे CNBC आवाज़ को समय देने के लिए। मैं सबसे पहला सवाल ये जानना चाहता हूँ ग्रोथ पे। ग्रोथ अगर FY25 में बात की जाए या FY26 में बात की जाए, फर्स्ट क्वार्टर में एक मॉडरेट सा ग्रोथ रहा है। श्योर आपका एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस था ग्रो करने के लिए, पर काफ़ी मॉडरेट सा ग्रोथ रहा है। हम जैसे अब FY26 में एंटर होते हैं, एक बड़े जो प्रीमियम, चंकी प्रीमियम्स होते हैं यूलिप द्वारा या लार्ज सेविंग्स पोर्टफोलियो द्वारा, क्या वो दिखना शुरू हो जाएंगे? और अगर हाँ, तो FY26 में आप जो AP एनुअलाइज प्रीमियम इक्विवेलेंट और अपना VNB है, उन दोनों पैरामीटर पे क्या ग्रोथ का अनुमान रख रहे हो? पहले क्वार्टर की ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो SBI लाइफ की ग्रोथ इंडस्ट्री से कंपेरेबल है, इंडस्ट्री से बेटर है। थोड़ा सबड्यूड क्वार्टर था इंडस्ट्री के लिए, लेकिन जहाँ तक हमारा सवाल है, हमारी ये ग्रोथ एक बेटर प्रोडक्ट मिक्स के साथ में आई है। जो हमने पहले भी बताया है आपको कि कंपनी अपना यूलिप और नॉन यूलिप का रेशियो जो है वो फर्दर इम्प्रूव करना चाहती है। और हमारे पिछले 2-3 तिमाही से जो फोकस रहा है वो और भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं हमने नॉन पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेटिंग और प्रोटेक्शन सेगमेंट में। मुझे खुशी है कि मार्केट को अच्छा रिस्पांस मिला है इन प्रोडक्ट से, और हमारी यूलिप सेल्स जो है वो अभी प्रोडक्ट मिक्स में बेटर प्लेस्ड है।